नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। पीएम मोदी ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया, जहां 7,000 कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाएगा। बता दें, ये दोनों बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर भी हमला किया। पीएम ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष ने जमकर भ्रम फैलाया। साथ ही पीएम ने इस दौरान कहा कि जो बीते 70 साल में नहीं हुआ, वो आज मौजूदा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया। ये रक्षा कार्यालय परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। इस मौके पर पीएम ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की आलोचना करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर भ्रम फैलाया है। उन्होंने साथ ही कहा कि जो काम आजादी के तुरंत बाद होना था, उसे आज हम पूरा कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के ये दफ्तर 11 एकड़ जमीन पर बने हैं। पहले के दफ्तरों के मुकाबले 5 गुना कम भूमि में बनकर तैयार हुए हैं। अभिनेता सोनू सूद के घर पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। दरअसल बुधवार की शाम से लेकर गुरुवार की सुबह तक लगातार 20 घंटे की जांच के बाद इनकम टैक्स ने सुबह थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर से जांच शुरू कर दी। दरअसल इस जांच के बीच उन्होंने उनके परिवार वालों से और स्टाफ से भी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। तो गुरुवार को अभिनेता सोनू सूद पर इनकम टैक्स की कार्रवाई का दूसरा दिन था। बुधवार शाम से ही गुरुवार सुबह तक लगातार 20 घंटे तक अकाउंट्स बुक, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की गई, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सोनू सूद के परिवार और स्टाफ के लोगों से पूछताछ की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी में तेज हो गई है और मनीष सिसोदिया के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान जो उन्होंने बयान दिया है, उसने सियासी भूचाल ला दिया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने राजधानी दिल्ली और पंजाब के अलावा अब उत्तर प्रदेश में भी फ्री का कार्ड खेल दिया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को भी मुफ्त बिजली का फायदा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी को ये फ्री का कार्ड उत्तर प्रदेश में कितनी मदद करता है। तो दिल्ली और पंजाब की तरह अब यूपी चुनावों के लिए भी आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने यूपी दौरे के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में बनती है तो उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली का फायदा दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मुफ्त कार्ड कितना सफल होता है, यह देखने वाली बात होगी। तो यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर यह वादा किया है प्रदेश की जनता से, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनती है तो वो 300 यूनिट तक बिजली यूपी की जनता को मुफ्त देंगे। आपको बता दें, यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सरकार बनने के 24 घंटे के बाद यह ऐलान किया जाएगा कि प्रदेश के अंदर 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। आपने द फैमिली मैन वेब सीरीज देखी है तो उसके एक कैरेक्टर कर्नल समीर को याद कीजिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कल पकड़े गए 6 आतंकियों की कड़ी में किसी कर्नल गाजी का नाम सामने आ रहा है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का होल्डर है। वो अपने 2 जूनियर्स के जरिए एक भारतीय जिसका नाम मोहम्मद उसिदुर रहमान है, उसको निर्देश दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक रहमान इस टाइम दिल्ली में छुपा है और जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार 6 आतंकियों में से एक मोहम्मद उसामा उर्फ समी उसी उसैदुर रहमान का बेटा है। रहमान का भाई उमैदुर भी इस ग्रुप से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अभी वो भागा हुआ है। 22 वर्षीय उसामा दिल्ली में जामिया नगर इलाके के अबुल फजल इनक्लेव में रहता है।
अंबाला के मर्दों साहिब से पंजाब पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि अंबाला पुलिस ने कर दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस जब यहां आतंकी को गिरफ्तार करने पहुंची तो अंबाला पुलिस को उसकी कोई भी ठोस जानकारी नहीं दी गई थी। अंबाला पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक सिर्फ उन्हें फोन पर यह सूचना दी गई थी कि इस तरह का कोई व्यक्ति है जिस पर कार्रवाई के लिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस अंबाला जा रही है। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसमें खुलासा हुआ कि व्यक्ति पंजाब के अमृतसर में पकड़े गए आतंकियों का साथी है और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। इस मामले की सूचना जैसे ही अंबाला पुलिस को मिली तो अंबाला पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। अब अंबाला पुलिस ने मर्दों साहिब इलाके में पहुंचकर पूछ पड़ताल शुरू कर दी है और यहां पर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है कि वो जो व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था, जिसे पंजाब पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है, वो किस तरह यहाँ आता जाता था, यहाँ रहता था या नहीं था। तो इस पूरे मामले की जाँच अंबाला पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात का यह खुलासा हुआ है कि अंबाला से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी साजिश जो है बताया जा रहा है कि आतंकियों की नाकाम होती हुई पूरे देश भर में नजर आ रही है, क्योंकि यूपी के बाद पंजाब में अमृतसर से कुछ आतंकी पकड़े गए थे और ये एक आतंकी जो है वो अंबाला से पकड़ा गया है। तो एक बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक बड़ी आतंकी घटना को टालने में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सफल हुई हैं। बहरहाल इन आतंकियों से क्या कुछ खुफिया जानकारियां निकलकर सामने आती हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। गुजरात में नई सरकार गठन होने के बाद एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि विस्तार गुरुवार को किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम को तैयार कर ली है। आपको बता दें कि इस टीम में 22 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि इस शपथ समारोह में कई पूर्व मंत्री भी शामिल रहे हैं। तो गुजरात में नई सरकार बनने के बाद गुरुवार को कैबिनेट में विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है, जिसके तहत 24 विधायकों मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री शामिल हैं। तो गुजरात में नए कैबिनेट का विस्तार हुआ है। आपको बता दें, ये कैबिनेट का गठन वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि सीएम भूपेंद्र पटेल ने नई टीम अपनी तैयार कर ली है। उत्तराखंड प्रदेश में चारधाम यात्रा संचालन को लेकर लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट उत्तराखंड ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शासन स्तर पर भी यात्रा संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लंबे इंतजार के बाद सरकार की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके पैरवी की जाए, फिर चाहे वो हाईकोर्ट के माध्यम से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चारधाम यात्रा के संचालन को मंजूरी मिल जाए। लेकिन लंबा इंतजार होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की लिस्टिंग ना हो पाना एक बड़ा कारण बनी और सरकार को दोबारा लौटकर हाईकोर्ट में आना पड़ा। अब हाईकोर्ट से विधिवत यात्रा संचालन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शासन स्तर पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो भी निर्णय होगा उसको मंजूरी दे दी जाएगी और एसओपी के साथ विधिवत यात्रा का संचालन होगा। किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली के रास्तों को खुलने की कवायद या खुलवाने की कवायद अब शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और हाई पावर कमेटी के गठन के साथ ही किसान उस कमेटी के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हो गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं का कहना है कि वो सरकार से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं। बंद रास्तों के साथ अगर बातचीत 3 कृषि कानूनों पर भी हो तो बंद रास्तों के साथ साथ किसानों की समस्या का भी स्थायी समाधान निकल सकता है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को फिर बारिश शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि मानसून ने 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल में अभी तक 1157 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह तीसरा सबसे ज्यादा बारिश का सीजन है। बारिश लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनकर आई है। बारिश ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। लगातार हो रही बारिश में हमारे शहर डूबते जा रहे हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में गुरुवार को एक बार फिर बारिश हुई। मानसून ने 1975 के अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस साल अब तक 1157 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है। यह तीसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला सीजन है। बारिश लोगों के लिए राहत की बजाय अब आफत बन रही है। साथ ही बरसात से लोगों का जीना मुहाल है। लगातार हो रही बारिश में हमारे शहर डूब रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
तो दिल्ली समेत एनसीआर के तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश के बाद लगातार कई शहर डूबते जा रहे हैं। जलभराव की स्थितियां बनी हुई हैं, लोग परेशान हैं। चरखी दादरी जिले में एक तरफ मलेरिया व डेंगू ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ शहर की सभी आउटर कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है। इससे मक्खी मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बीमारियां फैलती जा रही हैं। बावजूद इसके पानी निकासी की जगह सिर्फ फॉगिंग ही करवाई जा रही है। फिलहाल 80% शहर में अब भी जल भराव की समस्या बनी हुई है। लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है और मकानों में भी नमी चढ़ने से नुकसान हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन से जल निकासी के बारे में बातचीत की तो जिला प्रशासन का कहना है कि जल निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और जल्द ही जल निकासी पूरी कर ली जाएगी। वहीं जिले में मलेरिया व डेंगू के 5 मरीज आ चुके हैं। जिले में पिछले महीने तक एक भी मलेरिया या डेंगू का मरीज नहीं था, मगर इस महीने बारिश के बाद जल भराव से मच्छरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे 14 दिन के अंदर 5 डेंगू मरीज व 5 मलेरिया संक्रमित सामने आ चुके हैं। वहीं डेंगू से एक मरीज तो शहर में ही मिला है। जब इस बारे में डिप्टी सीएम नरेश से बात की गई तो उनका कहना था कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर चेकअप कर रही है और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। महम के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और जल्द ही यह शुरू हो जाएगा। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने आज महम के नागरिक अस्पताल का दौरा किया और वहां पर लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने निरीक्षण किया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि अगले 15 दिन में यह ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा और इसकी क्षमता 1 मिनट प्रति 5000 लीटर होगी। और रामचंद्र जांगड़ा ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सभी सांसदों को एक पत्र जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के उपायुक्त टीसी गुप्ता आज हिसार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हिसार के तमाम अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के दौरान सख्त दिशा निर्देश दिए कि वो अपने अपने विभागों में जितने भी पेंडिंग केस हैं उनका जल्दी से जल्दी समय के अनुसार निपटारा करें। यदि समय के अनुसार उनके लंबित कार्यों का निपटारा नहीं किया जाता तो आयोग उन पर कड़े एक्शन लेने के मूड में है। उनका कहना था कि आयोग के द्वारा यदि किसी भी अधिकारी पर 3 बार एक्शन लिया जाता तो आयोग के द्वारा सिफारिश की जाएगी कि क्यों ना उस अधिकारी की सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाए। इस दौरान आयोग के द्वारा अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी भी साझा की ताकि लोग समय रहते अपनी शिकायतें हैं आयोग तक पहुंचा सकें और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो कनेक्टिविटी से संबंध नहीं रखते उनके द्वारा एक खास हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि वो लोग हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी शिकायतें हैं वो आयोग तक पहुंचा सके। तो देखना होगा कि आयोग के द्वारा जो सख्त आदेश दिए गए हैं अब उन पर अधिकारी कितना अमल करते हैं और यदि अधिकारी अमल नहीं करते तो अब आयोग द्वारा उन पर कड़ा संज्ञान वो लिया जाएगा। हमीरपुर जिला में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया जो कि वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए काम करें। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो सेकंड डोज लगाई जा रही है उसको अधिक से अधिक लोगों को लगवाएं ताकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को सुरक्षा कवच मिल सके। वहीं हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को आश्वासन दिया है कि जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाएंगे। फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ओपी भल्ला की पुण्यतिथि पर आज जहां 27,000 गरीबों को एक एनजीओ के माध्यम से सूखा राशन वितरित किया गया, वहीं
मेगा ब्लड डोनेशन कैंप और मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने जहां गरीबों को सूखा राशन वितरित किया, वहीं साथ साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय डॉक्टर ओपी भल्ला को दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि पहले हरियाणा में तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर ओपी भल्ला ने छात्रों की इस परेशानी को समझा और मानव रचना यूनिवर्सिटी की स्थापना की और अब प्रदेश में ही युवा बेहतरीन और गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सेवा और समर्पण के लिए भी मानव रचना यूनिवर्सिटी को बधाई दी और कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी सेवा और समर्पण के भाव से कार्य कर रहे हैं, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए मानव रचना यूनिवर्सिटी भी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सेवा और समर्पण की भावना लिए हुए समाज के लिए भी अपना अहम योगदान दे रही है। इसके साथ साथ उन्होंने फरीदाबाद को शैक्षणिक हब बनाने के लिए भी मानव रचना यूनिवर्सिटी की सराहना की। तो आज एक बार फिर से जिला ऊना सुर्खियों में है, क्योंकि एक नए आयाम को यहाँ पर स्थापित जो है वो किया गया है। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी को लेकर काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे, वहीं आज पंचायती एवं कृषि राज्य मंत्री ने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को शुभारंभ कर दिया है, जिस कारण यहाँ पर जो है टूरिस्ट की संभावना को देखते हुए काफ़ी कुछ यहाँ पर करने की योजना जो है वो जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का ट्रायल पहले हो चुका है, लेकिन उसको नियमित रूप से शुरू करने की भी जद्दोजहद आज से शुरू हो गई है। अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है खेला जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पर इस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण टूरिस्ट और युवाओं को रोज़गार कहीं ना कहीं मिलेगा और वहीं टूरिस्ट के लिए ये जगह काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब लगता है और पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने की संभावना को देखते हुए यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट के नाते यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शुरू किया गया है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार का ये कहना है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं पूरे साल 12 महीने यहाँ पर करवाई जाएंगी। नगर परिषद रेवाड़ी हमेशा अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इस बार का मामला है डस्टबिन का। नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर नए डस्टबिन खरीद लिए गए। इसकी जगह जो पुराने डस्टबिन लगे हुए थे, जो सही हालत में थे, बड़े थे, उनको हटाकर छोटी साइज में डस्टबिन लगा दिए गए। जो पहले डस्टबिन लगे हुए थे उनको उतारकर खुले आसमान के नीचे रख दिया गया। ऐसे में आज लाखों रुपए के ये डस्टबिन जर खा रहे हैं। अगर बात करें अधिकारियों की तो अधिकारी कह रहे हैं कि इसकी मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डस्टबिन पूरी तरीके से सही थे, अच्छी हालत में थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चक्कर में इन डस्टबिन को हटाकर दूसरे डस्टबिन यहाँ लगा दिए गए। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 8 स्थानों पर अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए गए थे, जिसकी लागत करीब 8 या 9 लाख रुपए थी एक की। 8 जगह पर ये डस्टबिन लगाए गए। 72 लाख रुपए की लागत से ये डस्टबिन लगाए गए थे। ये मात्र जिस दिन से लगने के बाद आज तक ये उपयोग में नहीं आ पाए, क्योंकि इसमें लिफ्टिंग का जो कार्य था वो पूरा नहीं हो पाया। कलायत में मनरेगा के नाम पर आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। आज चौसाड़ा गांव के लोगों ने मनरेगा के नाम पर धांधली करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की और यहां नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का आरोप है कि काम के नाम पर फर्जी मजदूरों के नाम तैयार करके धांधली की साजिश रची जा रही है। न केवल यहां से काम की धांधली होगी, बल्कि इन्हीं मजदूरों के नाम पर सेट घोटाले जैसे मामले भी उजागर होते हैं। मजदूरों का यह कहना है कि जिन मजदूरों के द्वारा काम की डिमांड ही नहीं की गई, आखिरकार उनके नामों का इस्तेमाल किस माध्यम से किया गया। नायब तहसीलदार को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें काम और उससे जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की मांग की गई है। अब देखना यह है कि अधिकारी किस स्तर पर जांच की रिपोर्ट देते हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर 25 सालों के बाद
वामन पर्व का आयोजन किया गया। धर्मनगरी के पौराणिक प्राचीन सन्निहित सरोवर पर इसका आयोजन किया गया। द्वादशी मेले का आयोजन किया गया, वामन कथा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वामन पर्व का कुरुक्षेत्र भूमि में 25 साल पहले आयोजन किया गया था। सन्निहित सरोवर पर इसके स्नान का और इसके आयोजन का दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि सन्निहित सरोवर पर कथा सुनने से कई जन्मों के जो पाप हैं, कई जन्मों का जो पुण्य है वो लोगों को मिलता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र खासतौर से श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयास से इस तरह का बड़ा आयोजन 25 सालों के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया है। साहब लोगों की चली तो हरे भरे पेड़ पौधों, बिजली के इन पोलों, व्यायामशाला और बच्चों के खेल कूद के सामान को इस पार्क से कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि अधिकारियों ने ये फरमान सुनाया है कि कलायत में निर्माणाधीन पार्क में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी और निर्माण एजेंसी ने इन सुविधाओं को यहाँ तत्परता से जुटाने का काम किया। इन हालातों में अब निर्माण एजेंसी के पास दो ही रास्ते हैं कि या तो उनको इस निर्माण सामग्री का भुगतान मिले या फिर इन सुविधाओं को वो यहाँ से हटाएं। कदम चाहे कुछ भी उठे लेकिन उसका भुगतान लोगों को करना होगा। अब देखना ये है कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इस अहम घोषणा को सिरे चढ़ाने या लटकाने में अधिकारी सक्रिय होते हैं। रोहतक जिले के टिटोली गांव के पास ड्रेन नंबर 8 में एक वरना गाड़ी गिर गई। वरना गाड़ी में 4 युवक सवार थे, जिनकी 2 की पानी में डूबने से मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पीजीआई रोहतक भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है और दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टिटोली चौकी पुलिस इंचार्ज सोमवीर ने बताया कि आज शाम 5 बजे उनको ड्रेन में कार गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया। भिवानी में लगातार हो रही बारिश से अब किसानों की फसलें खराब होनी शुरू हुई। किसानों का कहना है कि अब बारिश उनकी फसलें खराब कर रही है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश से किसानों की कपास की फसलों में आंशिक नुकसान भी हुआ है। उनका कहना है कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की फसल हुई थी और 56 mm बारिश इस महीने में हो चुकी है। इसके कारण 1,13,000 हेक्टेयर में आंशिक नुकसान हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि 12,000 हेक्टेयर में किसानों की फसल कपास के अंदर काफ़ी मात्रा में खराब हो रही है। अब देखना होगा कि विभाग अब किस तरह के काम करता है। वहीं किसानों ने भी सरकार से मुआवजे की मांग लगानी शुरू कर दी है। तो चलिए जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।